जैसे नाइन्थ क्लास में तुमने लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाए होंगे। ठीक है। सो जैसे ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हम y इन टर्म्स ऑफ x ले लेंगे। पहले तो x इक्वल टू 2y कर देंगे और 2y को राइट साइड पे लेके फिर यहाँ से y निकाल दिया हाफ ऑफ x। तो यहाँ पे फिर x की दो से ज़्यादा वैल्यू डाल लो, दो डाल लो। लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ बनते हैं वो स्ट्रेट लाइन ही बनते हैं, तो स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स ही काफ़ी होते हैं। ठीक है। स्कूल्स में बोल देते हैं कि 3 पॉइंट ले लो, 3 भी ले लो तो भी ठीक है, लेकिन 2 से निकल जाता है। ठीक है। तो फिर हम क्या करते थे नाइन्थ क्लास में? एक्स और वाई, एक्स की डिफरेंट वैल्यू, एक बार x0 ले लो, एक बार y0 ले लो, फिर x की कोई और वैल्यू ले लो, 1 ले लो। तो ऐसे करके x की डिफरेंट वैल्यूज डाल के y निकाल लो या y0 करके x निकाल लो। ये 2 पॉइंट्स तो इजीली मतलब प्लॉट हो जाते हैं, है ना। बाकी x की कोई ऐसी वैल्यू रखो कि जिससे y फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन में बनाना मुश्किल होता है। तो बाकी ये लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ हम आगे करेंगे कि कैसे बनाते हैं ग्राफ। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि फिर ये जो तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे, फिर उसका तुम 2 पॉइंट्स आगे तो मतलब तुमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। फिर ये इसमें भी वही करेंगे। ये 4y है, इसमें y को अकेला कर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। ये आ गया 20 - 3x, तो y आ गया 20 - 3x/4। तो ये सब आगे मैं समझाऊंगा, अभी जस्ट एक ओवरव्यू ले लो। तो यहाँ पे भी हम x की डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे और y निकाल लेंगे इस एक्सप्रेशन में। तो फिर 2 पॉइंट्स आएंगे, मान लो वो 2 पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं तो उनको ज्वाइन कर दिया, तो ये लाइन बन गई। तो दोनों लाइन हमने एक ही ग्राफ पे बना दी। तो ये तो ग्राफ बना के हमें पता लग रहा है कि दोनों लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। हो सकता है ये लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं, दोनों पैरेलल। हो सकता है ये दोनों लाइंस एक के ऊपर एक भी हो सकती हैं। ठीक है। तो वो तो हमें ग्राफ बना के ही पता लगेगा। लेकिन अब इस टेबल में हम क्या करेंगे, हम बिना ग्राफ बनाए भी बता सकते हैं कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है। तो वो कैसे, वो मैं अभी आगे बताता हूँ। लेकिन बिना ग्राफ बनाए भी हम ये पता लगा सकते हैं कि वो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। ये तो नहीं पता लगेगा कि कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है। लेकिन ये पता लग जाएगा कि वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है। क्योंकि वो तो दोनों लाइंस को सॉल्व करके पता लगेगा कि इंटरसेक्टिंग कहाँ पे होंगी, या ग्राफ बना के पता लगेगा। लेकिन एक मेथड है जिसे हम बिना कुछ किए भी हम चेक कर सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो करना क्या है, ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। ठीक है। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। इसे मैं लिख लेता हूँ x - 2y, कांस्टेंट इसमें है नहीं तो इक्वल +0 लिख दिया मैंने। ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करूंगा तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। c1 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये बीच में लेक्चर पॉज करके ये साइड पे वैल्यू लिख लेना। a1 b1 c1 यहाँ से आ गया। फर्स्ट वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद a1 b1 c1 आ गया। ठीक है। ये सारी वैल्यूज कहीं कॉपी पे साइड पे लिख लेना, वीडियो पॉज कर देना। ठीक है। अब मैं दूसरी वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे दूसरी लीनियर इक्वेशन ले रहा हूँ स्टैंडर्ड, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो a2 आ जाएगा 3 और b2 आ जाएगा 4 और c2 आ जाएगा -20। ठीक है। तो ये भी साइड पे कहीं पे लिख लो। ठीक है। सो तो अब हमें पता लग गया a1 और a2 क्या है। तो a1 यहाँ से आया था, वो आया था 1, और a2 यहाँ से आया था, वो आया था 3। ठीक है। वो तुमने लिखा भी होगा, वहां से देख लो नहीं तो। ठीक है। उसी तरह से b1 और b2, b1 है -2 और b2 है +4। ठीक है। तो इसकी कटिंग करने के बाद आ जाएगा -½ ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में सीधा ही -½ लिख दूंगा, ये 2/4 नहीं लिखूंगा। c1/c2, c1 तो 0 था और c2 आया था -20, 0/-20 आ गया 0। ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, ये पहली दोनों रेशियोज को कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो 1/3 आ रही है पहली रेशियो, दूसरी रेशियो आ रही है -1/2। अब ये तो इक्वल नहीं है,
तो अगर पहली दो रेशियोज ही इक्वल नहीं आती तो जो ग्राफ बनेगा दोनों लाइंस का वो इंटरसेक्टिंग बनेगा। ठीक है, अगर पहली दो रेशियोज A1/A2 और B1/B2 पहली दो रेशियोज ही इक्वल नहीं आ रही तो हम लिख देंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, जो ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो उसमें तीसरी रेशियो को देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, 1/3 पहली रेशियो और दूसरी रेशियो दोनों ही इक्वल नहीं है। ठीक है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है किसी भी, हमें क्वेश्चंस में ऐसे दो लीनियर इक्वेशन दी होंगी और पूछा होगा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग आएंगी या पैरेलल आएंगी या कोइंसिडेंट आएंगी, तो अगर पहली दो रेशियोज इक्वल नहीं आ रही तो हम सीधा लिख देंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ठीक है, फिर लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग आ जाएंगी। ठीक है, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। और सॉल्यूशंस कितने आएंगे? सॉल्यूशन मतलब ऐसी एक्स और वाई की कितनी वैल्यूज आएंगी जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, अगर मैं खाली एक लाइन की बात करता हूँ x-2y = 0, तो ऐसे तो बहुत सारी y की वैल्यूज डालूंगा तो बहुत सारी x की वैल्यूज आएंगी, तो इनफाइनाइट मैंने सोल्यूशन हो गया, क्योंकि ये लाइन लाइन की इक्वेशन है ना, तो लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, है ना, लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स का क्या मतलब है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, लेकिन जब दो लाइंस की बात हो रही है तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो दोनों लाइंस के ऊपर आ रहे हैं? वो तो एक ही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, सो ये उसकी बात कर रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाता है, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन आ जाती हैं, तब हमें एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जो फर्स्ट वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और सेकंड वाली को भी सेटिस्फाई करे। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू डालूं तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू डालूं तब भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। तो अब ये तो हमें सॉल्व करके ही पता लगेगा या इस रेशियो से पता लग जाएगा। ठीक है, या तो ग्राफ बना के पता लगेगा कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, सॉल्यूशन तभी पता लगेंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं या पैरेलल आ रही हैं। ठीक है, पैरेलल में तो कोई पॉइंट आएगा ही नहीं, जो कॉमन होगा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर कोइंसिडेंट है एक के ऊपर एक तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे जो कि कॉमन है दोनों लाइंस में। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस का, तो ऐसा एक ही पॉइंट है जो कि दोनों लाइंस के ऊपर है, इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आ गया यूनिक सॉल्यूशन बोल लो, या इसका नाम है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, यूनिक का मतलब होता है एक, और इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, या ये भी बोल देते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट है, कम से कम एक सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, कम से कम एक भी आए। ठीक है, या एक के ऊपर एक लाइन आ रही है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है तब भी वो कंसिस्टेंट है। अगर जो पैरेलल लाइंस का केस होगा उसमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा, नो सॉल्यूशन है, तो उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। सिर्फ एक ही है इनकंसिस्टेंट का केस पैरेलल लाइंस का, वो भी आगे करते हैं डिस्कस। ठीक है, तो क्वेश्चन में आएंगे अभी इसमें एक्सरसाइज में, वो पूछेंगे कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो वो कंसिस्टेंट भी है, अगर वो कोइंसिडेंट है तो भी वो कंसिस्टेंट है। अब इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या रोल है वो मैं एंड में समझाता हूँ, पहले मैं तुम्हें बाकी के केसेस समझाता हूँ। ठीक है, अब ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इसमें सेम वैसी A1/A2 निकालना है। A1 यहाँ पे 2 है और A2 यहाँ पे 4 है, तो 2/4 आ गया हाफ। ठीक है, B1 3 है, B2 यहाँ पे 6 है, 3/6 आ गया 1/2। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, C1/C2 कितना है, -9/-18, तो वो आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये आ गया C1, ये आ गया C2। तो यहाँ पे तीनों रेशियोज इक्वल हैं, तो यानी कि A1/E2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब ऐसा केस आ जाए तो उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ये बना दिया मैंने, ये एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, सो इसलिए इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अगर तीनों रेशियो हमारी इक्वल आ रही हैं तो बिना ग्राफ बनाए हम बता सकते हैं कि लाइंस जो हैं वो कोइंसिडेंट आएंगी। ठीक है, अब इसको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं?
क्योंकि दोनों लाइंस के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कॉमन है, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन को सुपर इम्पोज कर रही है, तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है, मतलब सेम ही पॉइंट्स हैं दोनों लाइंस के, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन है, तो इसीलिए इसका नाम है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मतलब इसके बहुत सारे सोल्यूशन है। अब पिछले केस में सिर्फ एक ही पॉइंट था जो कॉमन था, जो कि सोल्यूशन था, तो इसलिए उसको यूनिक सोल्यूशन बोला था या एग्जैक्टली वन सोल्यूशन बोला था। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो बहुत सारे सोल्यूशन है जो कॉमन है, सो इसलिए इसका नाम है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और इसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। या यहाँ मैंने लिखा, यहाँ लीनियर नहीं लिखा था, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन लिखा था, तो मीनिंग सेम ही है। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। चाहे अगर एक भी सोल्यूशन हो या बहुत सारे सोल्यूशन हो तो वो कंसिस्टेंट है। अगर एक भी सोल्यूशन नहीं है, जैसे कि पैरेलल लाइंस है, तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। अब इसमें a1 की वैल्यू 1 है, वही स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से कंपेयर किया, तो a1 कितना आ रहा है 1 और a2 कितना आ रहा है 2, b1 आ रहा है 2 और b2 आ रहा है 4, ये 2/4 हो गया 1/2, c1 आ गया -4 और c2 आ गया -12, तो ये आ गया 1/3। कटिंग करके लिख देना इसको। तो यानी कि पहली दो रेशियोज तो इक्वल आ रही हैं, लेकिन तीसरी रेशियो इक्वल नहीं आ रही, तो ये कंडीशन आ गई। पहली दो रेशियोज इक्वल हैं, तीसरी इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसा केस आ रहा है तो हम बिना ग्राफ बनाए बता सकते हैं कि जो दो लाइंस आएंगी वो पैरेलल आएंगी। अब वो नहीं पता कि ऐसे आएंगी या ऐसे आएंगी या सीधी आएंगी, वो नहीं हमें पता। इतना बता सकते हैं कि वो दोनों लाइंस जो है पैरेलल आएंगी, ठीक है। अब जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनमें तो कोई पॉइंट आता नहीं जो कॉमन हो, जो दोनों लाइंस पे हो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है नो सोल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन है ही नहीं इसका, नो सोल्यूशन। और जब एक भी सोल्यूशन नहीं आता तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब पहले दो केसेस में कम से कम एक या बहुत सारे तो आते थे, तो इसलिए हम उनको कंसिस्टेंट बोलते थे। लेकिन जो तीसरा केस है उसमें एक भी सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो इसको इसलिए बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट सिर्फ पैरेलल लाइंस के केस में ही होता है, बाकी दोनों केसेस में कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब ये जो लास्ट कॉलम है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है। इसमें सिर्फ जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं वो ही डिपेंडेंट होती हैं, और बाकी नहीं होती। सिर्फ कोइंसिडेंट लाइंस ही डिपेंडेंट होती हैं, बाकी दोनों केसेस इंडिपेंडेंट के हैं, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइंस डिपेंडेंट होती हैं, इसका क्या मतलब है वो मैं आगे बताता हूँ। मतलब इस केस में सिर्फ एक ही है जो डिपेंडेंट है, वो है कोइंसिडेंट लाइंस, बस बाकी दोनों इंडिपेंडेंट है। बेसिकली डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो दूसरी इक्वेशन अगर आ जाए, तो जैसे अब मैं इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x प्लस 3y-9 इक्वल टू 0, कोई भी नंबर हो सकता है, मैं 2 ले रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 4x प्लस 6y-18 इक्वल टू 0, तो ये तो दूसरी इक्वेशन आ गई। तो यह मतलब कि ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 2 है तो यहाँ हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्टली सेकंड इक्वेशन आ जाए तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट सिस्टम, ठीक है। बाकी जो इक्वेशंस हैं उनमें ऐसा नहीं है, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ये नहीं आएगा, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x तो आ जाएगा, 4y भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे -8 आएगा, है ना, यहाँ पे -12 है, तो वो इक्वल नहीं है। सिर्फ सेकंड वाला जो केस है उसी के अंदर ऐसा हो रहा है कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड आ जाएगी, ठीक है। या सेकंड इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सो यानी कि सिर्फ जो कोइंसिडेंट का जो केस है, कोइंसिडेंट लाइंस का, वो ही डिपेंडेंट होता है, ठीक है। डिपेंडेंट का मतलब अगर किसी एक लाइन की इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं और दूसरी आ जाए तो वो जो है डिपेंडेंट सिस्टम है, ठीक है। ज़्यादातर वैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का ही पूछते हैं, या ये पूछ लेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं या कोइंसिडेंट आ रही हैं या पैरेलल आ रही हैं। फिर भी ये पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है डिपेंडेंट,
ठीक है। एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 25 है उसका नीचे जाके थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है, डिपेंडेंट लिखा हुआ है और ब्रैकेट में कंसिस्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो सिर्फ इसी केस में लिखा हुआ है, कोइंसिडेंट लाइंस के केस में। ठीक है, तो मैंने तुम्हें डिटेल में समझा दिया, एनसीईआरटी में से नहीं समझ आएगा कि डिपेंडेंट कौन सा है इंडिपेंडेंट कौन सा है, तो वो तुम्हें इस लेक्चर से ही समझ आएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये मैंने तुम्हें डिटेल में ही समझा दिया, क्योंकि जो तुम्हारा जो एनसीईआरटी में जो टेबल बना हुआ है, ये है तुम्हारा पेज नंबर 26 पे, उसमें सिर्फ यहाँ तक कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैंने 2 कॉलम ऐड किए हैं, ये उन्होंने थ्योरी में समझाया हुआ, लेकिन मैंने तुम्हें टेबल में समझा दिया। तो ये पूरा टेबल तुम्हें याद होना चाहिए, अच्छे से समझ आना चाहिए, और ये इम्पोर्टेंट है ये वाला टेबल। ठीक है, तो अगर हल्का सा भी ये लेक्चर नहीं समझ आया तो बैक करो और फिर से सुनो, बार बार सुनो, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, दैट्स इट।